किया गया और 1951 आते आते पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और तभी कोई, मेरा ख्याल है कि उसी दौर में दलाई लामा जो वहां के धार्मिक गुरु थे, उन्होंने भारत में शरण ली। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 11 नवंबर 1950 को तिब्बत के लोगों ने चीन के ऊपर नाजायज कब्जे को ताकत के बल पे कब्जा करने के खिलाफ यूएनओ के अंदर बाकायदा एक अर्जी दी और अपनी बात कही कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका निपटारा करे। लेकिन मैंने यही कहा कि ताकतवर आदमी की दुनिया सुनता है, क्योंकि चीन ताकतवर था, इसलिए यूएन जनरल असेंबली ने एक छोटे से तिब्बत देश की अर्जी पे बात करने से इनकार कर दिया, उसको मना कर दिया, सुनवाई तक नहीं की। ये जो यूएनओ नाम का पाखंड है जिसमें कई सारे गिरोह बैठे हुए हैं, वो हर छोटी छोटी बात पर दुनिया को प्रमाण पत्र देते हैं कि कहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, किस देश में लोकतंत्र नहीं है। इन ठेकेदारों ने लोकतंत्र के कभी चाइना से नहीं पूछा कि भाई चाइना में लोकतंत्र तो पहले दिन से नहीं था, और अब तो वहां यह हाल हो गया है कि एक आदमी को आजीवन तक वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन भारत ने जो गलतियां की वो भी महत्वपूर्ण है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ, यानी एटलांटिक चार्टर 2 के बाद पहली बार कुछ दुनिया के अंदर परिवर्तन आए। उसके तहत यूएनओ बना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी। और उसी वक्त 1945 से लेकर 50 तक दुनिया के बड़े देश और खासतौर से अमेरिका ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। सोचिए जरा, भारत लोकतांत्रिक देश बना 1947 की आजादी के बाद। हमारे यहां लोकतंत्र पहले दिन से रहा। लोकतंत्र लगातार एक हर चुनाव के बाद मजबूत होता है, उसमें लोकतंत्र में लोगों की आस्था मजबूत होती है। लेकिन 1950 में दुनिया ने उस गुलाम भारत को, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं थी लेकिन उस तरीके का लोकतंत्र की परिभाषा थी कि राजा सब कुछ होने के बाद भी फैसले आम लोगों की राय से ही करता था। लेकिन 1950 में यूएनओ ने जब भारत के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 देश परमानेंट मेंबर हैं, जो यूएनओ की सबसे ताकतवर बॉडी है, उसकी सदस्यता भारत को दी, तो भारत में कुछ लोग इतने महान थे जिन्हें विजनरी कहा जाता है। मैं उनसे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। आजकल कुछ लोग जो हैं, उन कुछ लोगों की किताबों का जिक्र करके उन्हें महान बताते हैं, बनाए, लेकिन किसी के बारे में भी कोई राय उस अच्छा था या बुरा था, यह राय किसी इंडिविजुअल से ज्यादा समाज तय करता है, इतिहास तय करता है कि कौन आदमी महान था या कौन नहीं था। तो 70 साल के इतिहास ने यह बताया कि हमारे देश के नेताओं ने तत्कालिक तौर पर इमीडिएट नफे नुकसान के लिए इस राष्ट्र की हजारों पॉलिसीज को बदल दिया। तो जो आपको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की सीट 1950 में ऑफर हुई, आपने कहा नहीं, हमें क्या करना है, भारत अभी आजाद हुआ है, अपने काम धाम। अरे भाई, भारत आजाद हुआ है इसका यह मतलब थोड़ी नहीं है कि अगर आज कोविड आ गया है इस देश में तो इस देश की सेनाएं काम करना बंद कर देंगी, राम मंदिर का शिलान्यास करना बंद कर देंगी। देश में हजारों काम चलते रहते हैं, वो भी एक झगड़ा है, वो भी चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे काम बंद हो जाएंगे, देश की सेना काम करना बंद कर दे, बॉर्डर पे सब लोग जो है कोविड को बचाने में लग जाए और देश गुलाम हो जाए। तो इस तरीके की महामूर्खता उन्होंने की कि भारत तो अभी गुलाम से आजादी मिली है, हमारे पास कहां कुछ है। और ये सीट उन्होंने चाइना को दे दी, जबकि उस वक्त की पावर चाइना को नहीं देना चाहती थी। लेकिन आज वही सीट हमारे पास अगर 1950 से होती तो आज हम दुनिया के उन 5 बड़े देशों में होते। और ये जो छोटे मोटे खटमल और मच्छर जैसी जिनकी स्थिति है, जिन मुल्कों की, जो आपको समय समय पर आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का
हालात के हिसाब से आपके बारे में राय बनाते हैं। नेपाल भी कुछ कुछ कह रहा है आजकल, भूटान भी कुछ कुछ कह रहा है आजकल, वो जो पाकिस्तान है 20 करोड़ की आबादी वाला, जो उत्तर प्रदेश से के बराबर का मुल्क है, वो भी कुछ ना कुछ बोलता है। तो हम जब कोई गलती करते हैं तो उसको दुरुस्त नहीं करते, उसको महानता के नाम से आज भी कुछ बेवकूफ ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो उस वक्त की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन था, पता नहीं क्या डिसीजन था। तो मैं ये मानता हूं कि अगर भारत उस वक्त ये होता तो ये तिब्बत कभी चाइना जैसा खूनी देश जो ये कहता हो कि सत्ता बंदूक की बैरल से निकलती है, और तमाम देखिए सब कुछ करने के बाद चाइना कहता है, चाइना के तमाम पैरोकार इस भारत में कहते हैं कि मजदूरों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, गरीब की सरकार है, गरीब को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देते हैं। लेकिन यह पाखंड चलता रहा हमारे देश के अंदर। लिहाजा अगर 50 में हमारे पास यूएनओ की सीट होती तो तिब्बत जैसा देश जो भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम कर रहा था, उसके ऊपर चाइना नाजायज कब्जा न कर पाता। और जो चाइना की एक विस्तारवादी मानसिकता है, अगर आप देखें कुल मिलाकर के, तो चाइना का जो पूरा बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर है, वो करीब करीब 14 देशों से मिलता है, और उन 14 देशों में किसी से उसके संबंध ठीक नहीं है। यहां पे कुछ सड़क छाप वामपंथी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जयललिता के पैर छूते हैं और राज्यसभा में पहुंचने के लिए जयललिता के पैर छू के राज्यसभा में पहुंचते हैं, और यहां राज्यसभा में आने के बाद बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं लेफ्ट का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्हीलर डीलर के अंदाज में राज्यसभा में 2-4 पहुंच जाते हैं, और वो पूरे देश को जो है लेफ्ट और वामपंथ के बारे में बताते हैं। वो कभी चाइना में डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं चलाते। वो क्रांति जो है वो भारत में ही चाहिए उनको, सारा लोकतंत्र उन्हें जेएनयू में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, लेकिन कश्मीर में लोकतंत्र नहीं चाहिए, चाइना में नहीं चाहिए लोकतंत्र ने। तो ऐसे लोगों के कारण इस देश में सही बात को सही तरीके से नहीं रखा जाता। अब आप जरा देखिए कि चाइना का जो लैंड बॉर्डर है उसमें मंगोलिया है, लाओस है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, भारत है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है, रशिया है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। इन देशों से चाइना का लैंड बॉर्डर लगता है, और जो इसका समुद्री बॉर्डर है वो भी कम नहीं है। इस समुद्री बॉर्डर में ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, और इंडोनेशिया है, मलेशिया है। तो आप सोचिए कि एक देश जिससे 14 देशों की लैंड बॉर्डर लगता हो, एक देश जिसके समुद्र की बॉर्डर में कोई 6-7 देशों का, और किसी से संबंध ठीक नहीं है, सबके ऊपर जबरन तौर पर जाहराना तरीके से कब्जा करने की मानसिकता है। ताइवान की आज पोजीशन क्या है? समाप्त कर दिया उसको। लेकिन हमेशा छोटे छोटे देशों की ताकत वो देश होता है जो किसी दो देशों में जिसके पीछे वो खड़ा होता है। तो भारत न तो ताइवान को बचा पाया, न तिब्बत को बचा पाया, और भारत में स्थिति यह है कि जो भारत का अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, वो जो बॉर्डर भारत का है, जहां पे हम कह सकते हैं कि पूरा तिब्बत का इलाका है, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से भारत का लगता है। और जब देश एक ताकतवर देश होता है तो वो किसी भी नियम और समझौते को अपनी सुविधा के अनुसार मानता है, और गरीब आदमी उस समझौते को यह समझता है कि यह समझौता हो गया है, लिहाजा अब कोई चिंता की बात नहीं है। यह दुनिया का नियम है, यह समाजों का नियम है, इसमें कुछ नई बात नहीं होती है। ताकतवर आपके साथ समझौता इसलिए करता है कि उसको लगता है कि अभी कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं चाहता, तो समझौता कर लो। लेकिन वो समझौते को तोड़ने की ताकत उसी ताकतवर देश में होती है। छोटा और कमजोर देश कभी समझौतों का उल्लंघन नहीं कर पाता है, क्योंकि समझौते कभी कभी, जब समझौता शब्द होता है तो समझौता जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, समझौते मजबूरी में भी किए जाते हैं, किसी संकट को टालने के लिए किए जाते हैं।
किसी कमजोरी को छुपाने के लिए कहे जाते हैं कि भाई अभी समझौता कर लो, बाद में देखेंगे, अभी तो यही हो सकता है। तो ये जो समझौते हुए 1938 में जो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन बनी, 1938 में मैकमोहन लाइन बनी,